अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल बच्चों। आप सभी बच्चों को हमारे और आपके इस प्यारे से चैनल पाकिस्तान डायनामिक वाले में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर कैसे वर्क करता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पे ऐसा डिवाइस होता है मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर, जो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट कर सकता है। ठीक है भैया। और ये जो हमने फिगर बनाई है, ये हर गैल्वानोमीटर इस तरह डिज़ाइन नहीं हुआ होता है। लेकिन ये जो फिगर हमने बनाई है, इसी और दूसरे गैल्वानोमीटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है, जो वर्क करना है, वो सेम ही वैसे करते हैं। सेम ही एक ही तरीके से वर्किंग सेम है सबकी। तो डेफिनेटली ये समझ आएगा, तो हमारा काम भी वर्किंग से लेना देना है भैया। तो वर्किंग की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर है, उसमें इस तरह की शेप तो आपको दिखाई नहीं जाती है। आपने अपने लैब में गए होंगे, एम मीटर भी देखा होगा, वोल्ट मीटर भी देखा होगा, गैल्वानोमीटर भी देखा होगा। लेकिन उसमें से गैल्वानोमीटर वही वाला होता है जिसके आगे क्या लिखा होता है, जी लिखा होता है, जी करके, कैपिटल जी। तो उसमें क्या होता है, एक आपके पास इस तरह स्केल दी होती है, और यहाँ पे यानी कि स्केल के साथ ही आपके पास क्या होती है, एक पॉइंटर होता है, जो सुई जैसी होती है, जो इस तरह रोटेट करती है। ठीक है। अगर यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस तरह इसकी रीडिंग होती है। तो आप वहाँ पे सिर्फ यही देख के इस पॉइंटर की जो मूवमेंट है, इसको आप देखते हुए आप बताते हैं करंट कितना डिटेक्ट कर रहा है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। लेकिन देखिए, इसमें एक स्प्रिंग होता है अंदर। ठीक है। जैसे ये स्प्रिंग एक कॉइल होती है। अगर ये एक कॉइल है, एक ये कॉइल कैसी है, एन टर्न्स होते हैं, इसके ऊपर बहुत सारे टर्न्स हुए होते हैं। अब ये इसके ऊपर एन टर्न्स है। अब ये कॉइल में जब हम करंट फ्लो, इससे पहले हमने मूविंग कॉइल में टार्क आने करंट कैरिंग वायर या करंट कैरिंग लूप कॉइल के ऊपर हमने डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे हमने यही बात की थी कि यहाँ पे एन टर्न्स होते हैं। जब एन टर्न्स होंगे तो उसमें से हम करंट जब फ्लो करवाएंगे इस कॉइल को, तो टार्क प्रोड्यूस होता है। इस चीज़ के ऊपर हमने बात की हुई है। ठीक है भैया। तो वो भी लेक्चर देख लिए भैया। तो साथ साथ क्या होगा, तो इसमें करंट की वजह से टार्क प्रोड्यूस होता है। अब ये टार्क है, उसकी वजह से यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करती है। तो लेकिन हमारा, अब इसकी वर्किंग को समझेंगे कि टार्क की वजह से डिफ्लेक्शन होती है, तब हम करंट को क्या कर पाते हैं, मेजर कर पाते हैं। जरिए इसको समझते हैं, बड़े थ्योरेटिकल नहीं है, बल्कि इसको मैथमेटिकल भी लेके चलेंगे। तो क्या होगा, हमारे पास सबसे पहले देखिएगा, जब यहाँ से करंट फ्लो करता है, इधर से करंट जाएगा। अब ये जो आप लूप देख रहे हैं, ये क्या होती है, असल में ये एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्टेड होती है। ये बात है। यहाँ से ये लूप जो है, ये जाएगी बैटरी के, मान ले पॉजिटिव टर्मिनल से है, फिर ये जाएगी नेगेटिव टर्मिनल से। तो इस तरह ये एक्सटर्नल जो है सोर्स के साथ कनेक्ट होता है। ठीक है। ये आपने अपने लैब में देखा होगा। तो जो अब सबसे पहली बात जो है, इसमें ये जो करंट डिटेक्ट करता है, तो क्या हम एक गैल्वानोमीटर को एमीटर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि गैल्वानोमीटर भी यही काम करता है, जो करंट डिटेक्ट करता है। और एमीटर है, वो भी करंट डिटेक्ट करता है। दोनों का काम क्या है, सेम है। लेकिन देखिएगा, ये जो गैल्वानोमीटर है, ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को डिटेक्ट करता है। यानी कि ये माइक्रो एम्पियर, इस तरह छोटे छोटे मिली एम्पियर में करंट डिटेक्ट करता है। तो वो हमें क्या होता है, उसने स्मॉल अमाउंट में करंट हमें डिटेक्ट करना ना पड़े। अगर हमें डिटेक्ट करना पड़े 2 एम्पियर 3 एम्पियर डिटेक्ट करना पड़े, अपनी डिज़ायर अपने मर्जी के मुताबिक अगर हमें करंट डिटेक्ट करना पड़े, तब हम क्या करते हैं, पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। किताब में हमने पढ़ा एम मीटर के बारे में, पैरेलल में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, फिर उससे एम मीटर बनाते हैं। तो क्या हम इसको भी कह सकते हैं, जब हमें अपने डिज़ायर का करंट चाहिए हो, तब हम एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एम मीटर कैसे काम करता है, एम मीटर कैसे बनाया जाता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे आगे, एक लेक्चर लेके आएंगे भैया। तो ये क्या है, यहाँ पे ये स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करता है। सेम इसी तरह अगर हमें इस कॉइल की, ठीक है, इस कॉइल की अगर रेजिस्टेंस पता हो, आर की वैल्यू पता हो, तो हमें तो करंट बाहर से दे रहे हैं, ये भी हमें पता हो, तो क्या हम फिर इसकी वोल्टेज भी तो फाइंड कर सकते हैं। तो क्या हम एक गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं? बिल्कुल डेफिनेटली कह सकते हैं। गैल्वानोमीटर जो है वोल्ट मीटर भी कह सकते हैं। तो लेकिन गैल्वानोमीटर जो है ज़्यादा जो है, किस लिए आप लिखा हुआ भी होता है कि समान अमाउंट ऑफ करंट डिटेक्ट करता है। तो हम गैल्वानोमीटर की वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे, तो हमें आगे जाके वोल्ट मीटर एम मीटर की भी सही समझ आने वाली है। तो होता अब ये इसी तरह का डिज़ाइन हुआ होता है। आपको सिर्फ बाहर की रीडिंग पता होती है, अब अंदर की कहानी हम समझते हैं। ठीक है। आए बिना टाइम ज़ाया किए अब अपने उसकी तरफ चलते हैं। तो होता क्या है, जहाँ से करंट जाएगा, जहाँ से करंट इंटर होगा,
यहाँ से जाएगा करंट, मान ले आई करंट है, फिर यहाँ से आई करंट आया इस तरह, फिर यहाँ से करंट आई इस तरफ से आया। बीच वाले को मिटाता हूँ मैं, एन टर्न्स तो होती है, हम एक टर्न्स को समझेंगे, एन टर्न्स को आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये कॉइल है, करंट वापस इधर आएगा, वापस चला जाएगा। अब यहाँ पे 4 साइडें हैं, ये साइड मान ले ए, ये साइड मान ले बी, ये साइड मान ले सी, ये साइड मान ले डी। तो हमें पता है अगर इस साइड को हम बी कह देते हैं, इस साइड को ए कह देते हैं, तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी ए, जो ए हो जाएगा। अब इस साइड पे जो लगने वाला टार्क है और इस साइड पे लगने वाला टार्क, इन दोनों के बारे में पता है। लेकिन यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड, ये एक मैग्नेट है, मान लीजिए नॉर्थ पोल की तरह, ये साउथ है, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ जो होगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरफ से होगी। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है इसी तरह यहाँ नीचे भी यही होगी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी। अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्या है, वो देखिए तो वो कॉइल के परपेंडिकुलर है। एंड जो है ए बी है, ए बी एंड जो दो एंड है आपके पास, एंड ए बी एंड सी डी, इन दोनों के जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है। अब जब देखो कोई भी कॉइल या कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो तब उसके ऊपर टार्क लगता है, या यूं कह ले फोर्स लगती है। फोर्स लगती तो डेफिनेटली टार्क बनेगा, ठीक है, घूमेगी कॉइल। अब इसके ऊपर हमने बात की हुई थी, ठीक है। अगर ये बी है, जब देखिए एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊं कि इस साइड और इस साइड पे बी सी और ए डी पे कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जब पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो। देखो मैं बात कर रहा हूँ, इफ ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैरेलल हो, क्या हो, पैरेलल हो किसके, करंट के, या मैग्नेटिक फील्ड जो है एंटी पैरेलल हो, क्या हो, एंटी पैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो करंट के, तब दोनों सूरतों में फोर्स क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। यहाँ तो फोर्स ही नहीं लग रही है, तो टार्क कैसे बनाएंगे, इन दो साइडों पे टार्क कोई नहीं बनेगा। टार्क जो बनेगा इन दो ए बी और सी डी की वजह से बनेगा। ए बी और सी डी की वजह से जो टार्क बनेगा वो तो हमने बता दिया था, वो किसके इक्वल होता है, एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है, एन आई ए बी साइन थीटा के इक्वल होता है। भैया ये कैसे आया, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर कहते हैं तो मैं यहाँ भी बता देता हूँ आपको। इसकी वजह से टार्क, दो टार्क बनते थे, एक को हम टार्क वन कहते थे। टार्क वन किसके इक्वल होता था, टार्क वन को हम लेते थे, एक इसकी वजह से आई बी एल साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा, आई बी एल नहीं है, यहाँ पे बी होगा, आई बी बी। अब बी भी है मगर यहाँ पे हाफ बी भी होगा, लेकिन टार्क जो बनेगा इसका हमने टाप भी देखा था। तो एक की वजह से b/2 आ रहा था, b/2 साइन थीटा होता था। एक की वजह से आपके पास टार्क टू की वजह से क्या होता था, आई बी b/2 साइन थीटा आता था। इन दोनों को ऐड करते थे तो हमारे पास ये फार्मूला बनता था। तो ये फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसके ऊपर हम और डिटेल में नहीं जाते हैं। तो ये टार्क इसकी वजह से कॉइल के ऊपर, कॉइल के अंदर करंट के फ्लो करने की वजह से ये टार्क बनता है, ठीक है। कॉइल में करंट फ्लो करेगा तो कॉइल पे टार्क आएगा, तो कॉइल पे खुद का जो टार्क है वो क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा के बराबर आता है। ये टार्क आया है ड्यू टू करंट, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू करंट, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से आया, ठीक है भैया, करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। अब होता क्या है, ये जो आप नीचे देख रहे हैं स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग असल में होती क्या है, ये नीचे इधर आके, अब ये किसके साथ कनेक्टेड है, कॉइल के साथ कनेक्टेड है। ये स्प्रिंग जो है ये किसके साथ कनेक्टेड है, कॉइल के साथ, और ये कनेक्टेड कॉइल के साथ है। लेकिन जो स्प्रिंग है इसके नीचे एक रिजिड सपोर्ट होता है, रिजिड सपोर्ट होता है। अब रिजिड सपोर्ट होगा तो आपको पता है, जब रिजिड सपोर्ट यानी कि फिक्स है, ये क्या है, फिक्स है। जब फिक्स है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जब घूमेगी तो इसके बदले में रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करवाएगी। ये टार्क प्रोड्यूस करवाएगी इस तरफ, तो फिर ये वापस उस तरह ले आएगा। रिस्टोरिंग टार्क मतलब उसके अपोजिट टार्क, उसका अपोजिट टार्क बनेगा। यू करंट जो करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो टार्क बनता था उसके अपोजिट अपना एक टार्क प्रोड्यूस करवाएगा। उसका अपोजिट जो टार्क होगा उसको रिस्टोरिंग टार्क कहेंगे। वो आएगा ड्यू टू दिस रिजिड स्प्रिंग, जो स्प्रिंग कॉइल के साथ नीचे रिजिड है, फिक्स है, उसकी वजह से आएगा। देखिए आमतौर पर अगर जनरल इसको ले ले तो अगर कोई भी स्प्रिंग हो आपके पास, कोई भी स्प्रिंग, और भाई ये फार्मूला हमें नहीं मिटाना चाहिए था, कोई भी स्प्रिंग हो अगर हमारे पास, कोई भी स्प्रिंग हो, कैसा, यानी कि एक ऐसा स्प्रिंग जो रिजिड है, यहाँ से फिक्स है, इसको आप
स्प्रिंग है। अगर इस स्प्रिंग को आप क्या करें, ऐसे घुमाएं, स्प्रिंग ये लगा हुआ है मान ले, इसको ऐसे घुमाओ और पीछे से स्प्रिंग फिक्स है, यहाँ से पीछे से क्या है, स्प्रिंग फिक्स है। फिक्स है, आप इसको ऐसे घुमाएंगे, स्प्रिंग को यूं घुमाएंगे तो बदले में स्प्रिंग वापस ऐसे आएगा, पलटेगा। स्प्रिंग को यूं घुमाएंगे, बदले में स्प्रिंग पलटेगा। आप इस तरफ टार्क प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, पीछे फिक्स सपोर्ट की वजह से वापस स्प्रिंग क्या होता है, मुड़ जाता है। तो यहाँ पे भी यही होगा, आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, यानी कि इस डायरेक्शन में टार्क प्रोड्यूस करवाना चाहते थे आप, उसके बदले में क्या होता है, इस डायरेक्शन में आपको अपोजिट टार्क मिलता है। तो यहाँ भी रिजिड सपोर्ट है, तो अब ये कॉइल करंट की वजह से ऐसे घूमेंगे तो ये ऐसे अपोजिट यानी कि रिस्टोरिंग टार्क प्रोड्यूस करवाएगा। ये बात समझ आएगी भैया, रिस्टोरिंग टार्क जो प्रोड्यूस करवाएगा उसका रिस्टोरिंग ये स्प्रिंग के लिए जो टार्क होता है, स्प्रिंग के लिए ये फोर्स लगाते हैं। तो स्प्रिंग में क्या होता है, स्प्रिंग में आपको पता है कि अगर आप में स्प्रिंग है, कोई स्प्रिंग है, मान लें कोई भी स्प्रिंग है, ये एक स्प्रिंग ले लेते हैं, ठीक है, ऊपर लिया हुआ है तो चलो एक नीचे ले लेते हैं। तो इस स्प्रिंग में क्या करते हो आप, कुछ डिस्प्लेसमेंट दे देते हो, इसको कुछ क्या कर दिया आपने, एक्स डिस्प्लेस कर दिया। तो हुगला के मुताबिक फोर्स जो होगी वो क्या होगी, के इंटू एक्स, यानी कि के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसी तरह यहाँ पे जो टार्क बनेगा इस स्प्रिंग की वजह से, इस स्प्रिंग की वजह से जो टार्क बनेगा वो इक्वल होता थीटा सी की इक्वल होता है। व्हाट इज थीटा, अब सी क्या है, टॉर्शियन कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं इसी को, क्या बोलते हैं, टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते थे, यहाँ पे सी क्या है, टी सी जो है, वेयर सी क्या है, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट है। जबकि आपके पास थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप इसको समझा रहा हूं मैं, यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो टार्क इस स्प्रिंग की वजह से रीस्टोरिंग टार्क, ये कौन सा टार्क है, रीस्टोरिंग टार्क है, रीस्टोरिंग टार्क है। जो रीस्टोरिंग टार्क होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू टॉर्शनल कांस्टेंट के इक्वल होगा। ये टार्क, ये स्प्रिंग जो रिस्टोरिंग टार्क बदले में देगा, ये इसके इक्वल होता है। अब देखें, ये स्प्रिंग का जो टार्क है, जो रिस्टोरिंग टार्क है, और ये करंट की वजह से जो टार्क बनता है कॉइल के अंदर, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो तब क्या होगी, ये कॉइल ओवरऑल इक्विलिब्रियम में होगी, बराबर घूमेगी, बराबर पीछे मुड़ेगी, बराबर घूमेगी, बराबर रिस्टोरिंग टार्क, बराबर करंट की वजह से टार्क, बराबर रिस्टोरिंग टार्क, ये दोनों काम होंगे तो इसमें स्प्रिंग में, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम में आएगी, एक फिक्स मतलब यूनिफॉर्म आपको रोटेशनल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये दो टार्क था, एक टार्क क्या आया था, एन आई ए बी साइन थीटा आया था। अब इन दोनों टार्क्स ने इक्वल होना होगा, इन दोनों टार्क्स ने इक्वल होना होगा, लेकिन याद रखें ये साइन थीटा यहाँ पे 90 होता है। अब 90 क्यों होता है, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होती है। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर भी मैं बात करूंगा भैया, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर बात करते हैं। चले, ये दोनों टार्क इक्वल होंगे तो तब तक इक्विलिब्रियम में होगी, इस बात को ध्यान में रखिए। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी थी, यहाँ पे ये जो मैग्नेट है ये भी रेडियल है, इनको बाहर मैग्नेट नहीं लिया गया है, ठीक है। दरमियान से अंदर की तरफ क्या है, अंदर की तरफ, थोड़े अंदर की तरफ हुए हुए, इसका मतलब ये है कि ये जो आपके पास मैग्नेट है इनसे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। अब इसका जरा टॉप व्यू देखते हैं, ये दो टार्क इक्वल होंगे तभी तो इक्विलिब्रियम में होगी, ये बात भी आप ध्यान में रखें। अब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, आप आइए इसके ऊपर बात करते हैं। इसके लिए हमें टॉप व्यू देखना होगा, क्या देखना होगा, टॉप व्यू। टॉप व्यू मतलब इसे ऊपर से देखना पड़ेगा। ऊपर से कैसे देखेंगे, देखिए ये अगर आपके पास कुछ इस तरह है, टॉप व्यू, टॉप व्यू देखते हैं, देख चलिए। तो टॉप व्यू देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए देखिए देखिए, टॉप व्यू देखने के लिए आपको करना होगा एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेट को हम ऊपर से देखेंगे। ऊपर से देखने से कैसा नजर आएगा हमें, तो देखिए वो भी, तो ऊपर से देखने से नजर आएगा कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, ठीक है। फिर यहाँ से भी ये अंदर की तरफ हुआ होगा, फिर कुछ इस तरह यहाँ से, ठीक है। ये टॉप व्यू होगा उसका, इस मैग्नेट का ये क्या होगा, टॉप व्यू होगा, टॉप व्यू। ऊपर से देखने से, ऊपर से देखेंगे तो ये कॉइल हमें एक लाइन की तरह दिखेगी, बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन, मतलब हाँ इस तरह की, ठीक है। ये कॉइल का ये एंड बी सी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, एंड बी सी।
यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ सीधा, फिर ऐसे कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ सीधा, इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड होगी। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे परपेंडिकुलर होगी हर लम्हे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखें तो परपेंडिकुलर तो है ही है, यानी कि इसका जो दूसरा एंड है वो डाउनवर्ड है या आपकी तरफ है, अंदर की तरफ दसा हुआ है, यानी कि बोर्ड के अंदर की तरफ है ये कह लें, या बोर्ड से नीचे जो आपकी स्क्रीन है उससे नीचे की तरफ है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, टार्क तो दोनों की वजह से है, तो लेकिन यहाँ पे जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा परपेंडिकुलर लगेगी। कैसे, अगर आप इसको थोड़ा रोटेट भी कर देते हैं, यानी कि इस घूमती भी है ये कॉइल, तब भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। थोड़ा थीटा घूमती भी है। अब यहाँ पे घूमेगी तो करंट की डायरेक्शन पहले तो इस तरह थी, अब करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह हो गई है, नजर आ रही है। देखो इसको मैं बना रहा हूँ, पहले इस तरह थी, अब घूमी इस तरह, तो पहले करंट की डायरेक्शन ये थी, अब करंट की डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड ये लग रही है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सीधी जा रही है जी, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर ही है। तो अब अगर घूमी है तो तब भी करंट की डायरेक्शन देखो, करंट की डायरेक्शन में आप राइट हैंड पाम रूल का यूज करेंगे तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखेंगे, तो पाम जो है आपको क्या देगा, मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ से मैग्नेटिक फोर्स जो है ये ऊपर लगेगी, ठीक है, और नीचे वाला जो सिरा होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड लगती है। यहाँ से अपवर्ड, अपवर्ड, यहाँ से इस साइड से जो नीचे होगा उसमें क्या होगी, डाउनवर्ड, यानी कि एक में डाउनवर्ड लगेगी एक में अपवर्ड, तो दो अपोजिट फोर्सेस लगेंगे तो कोई टार्क नहीं बनेगा। यानी कि यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से अगर देखें तो एक फोर्स ऊपर लगेगी एफ, एक फोर्स नीचे लगेगी एफ, इसकी वजह से जो है फोर्सेस के अपोजिट होने की वजह से कोई टार्क नहीं होगा। आपके जहन में आएगा यार ये तो कॉइल पूरी नहीं है यहाँ पे, तो ये जो गैप है ये बहुत ही संभाल होता है, अच्छा आपको दिखाने के लिए थोड़ा बड़ा कि बहुत ही क्लोज होती है ये वायर्स, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि इन दोनों साइड पे तो कोई टार्क नहीं बनेगा। अगर हम इस रेडियल मैग्नेट के जरिए बाहर मैग्नेट यूज करते तो हमारे पास ये चीज़ नहीं होती, ये चीज़ बिल्कुल नहीं होती। यानी कि अगर बाहर मैग्नेट यूज करते तो बाहर मैग्नेट क्या होता, सीधा सीधा होता, ठीक है, सीधा सीधा होता तभी तो मैग्नेटिक फील्ड सीधी जाती, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट जाती। अब बीच में अगर कॉइल हम रखते, बीच में अगर कॉइल रखते तो क्या होता, यानी कि ये कॉइल है, अभी तो टार्क बनेगा लेकिन थीटा एंगल वो करेंगे, घुमाएंगे इसको कुछ, तो तब इसकी वजह से मान ले फोर्स एफ, करंट आई फ्लो कर दिया, जैसे करंट आई फ्लो करा तो करो करंट जो आई गया, तो फोर्स जो है मान ले यहाँ पे एफ फोर्स लगी इस एंड पे, और इस तरफ एफ फोर्स और इस तरफ एफ फोर्स लगी। अब तो फोर्स लग रही है, अब इनका क्या है, मोमेंट आर्म, मोमेंट आर्म देखिए क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंट आर्म है तो आपके पास, तो मोमेंट आर्म अभी बी था, मोमेंट आर्म तो वही, लेकिन आर मोमेंट आर्म क्या है, मान लीजिए ये मोमेंट आर्म, ठीक है, आर है, मोमेंट आर्म क्या है, आर है। जब इसको थोड़ा और डिस्प्लेस कराएंगे कुछ इस तरह, ठीक है, तब मोमेंट आर्म क्या होगा, तब मोमेंट आर्म और कम हो जाएगा। यानी कि मोमेंट आर्म कम हो जाएगा तो आपके पास फोर्स भले 2F होगी, फोर्स मान ले 2F हो गई है, फोर्स भले 2F हो, 2F इस तरफ 2F इस तरफ, फोर्स भले 2F हो गई है, लेकिन यहाँ पे टार्क जो है ज़्यादा नहीं होगा। फोर्स तो डबल होगी लेकिन टार्क डबल नहीं होगा, फोर्स तो क्या होगी, डबल होगी लेकिन टार्क डबल नहीं होगा। तो हमें तो टार्क से वास्ता है यार, टार्क डबल नहीं होगा। ये चीज़ एक बार मैग्नेट अगर हम फ्लैट यानी कि सीधा मैग्नेट ले लेते तब ये होता है, इसलिए हम ये रेडियल मैग्नेट यूज़ करते हैं। यार ये चीज़ समझ आई तो तब भी ठीक है, मतलब मसला नहीं है, हमारे कोर्स में ये चीज़ें शामिल नहीं, मैं एक्स्ट्रा करके बता रहा हूँ भैया। तो अब हम ये चीज़ हमें समझ आई क्यों 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 यूज़ करते हैं जी, क्योंकि फोर्स तो डबल होगी लेकिन टार्क डबल नहीं होता अगर हम बाहर मैग्नेट को यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को समझ आएगी। अब देखिए, तो एक होता है रिस्टोरिंग टार्क जो कि टाउ इक्वल टू थीटा इंटू सी, ये थीटा जो है डिग्री में नहीं रेडियन में मेजर किया जाता है, और ये टार्क जो है ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बने। ये दो टार्क आ गए आपके पास। अब इसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में क्यों रखते हैं, ताकि हमें बराबर की कैलिब्रेशन मिले, जो हमें हमारे पास वो है क्या क्या कहते हैं उसको, जो हमारे पास जो ऊपर कैलिब्रेशन दी होती है किसके ऊपर, जो गैल्वानोमीटर है उसके ऊपर ये रीडिंग जो दी होती है, कैलिब्रेशन की रीडिंग ये दी होती है,
ये क्या आ जाए, बराबर आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। इस तरह ये कैलिब्रेशन है, ये बराबर आएगी। इक्विलिब्रियम में तो बराबर, मतलब बराबर आगे टार्क करंट की वजह से घूमेगी, बराबर पीछे रिस्टोरिंग प्रोड्यूस होगा, डिफ्लेक्शन सेम। तो अब दो टार्क है आपके पास, एक टार्क रिस्टोरिंग टार्क है थीटा इंटू सी, एक दूसरा टार्क है किसकी वजह से, करंट की वजह से, वो क्या है, एन आई बी ए साइन थीटा 90 होता है, क्योंकि हम उसको मैग्नेट को ऐसे रखते हैं क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होती है। यार आप देखें, बस परपेंडिकुलर होती है ये चीज़ आपको पता है ना, लेकिन अब यहाँ पे इन दोनों ने इक्वल होना है, तो इक्वल लेने क्या है, इक्वल लेते हैं सी, थीटा सी इक्वल टू एन आई बी ए। अगर हमें थीटा चाहिए, डिफ्लेक्शन चाहिए, यानी कि ये घुमा कितना है, हमें उससे वास्ते है, हमें करंट मेजर करना है यार। तो यहाँ पे जितना घूमे तो हम बोलेंगे इतना करंट, जितना ज़्यादा इसमें डिफ्लेक्शन होगी उसमें हम करंट उतना ज़्यादा मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन भी एक हद तक होनी चाहिए। तो गैल्वानोमीटर खुद थोड़ा सा करंट मेजर करता है। आप डिफ्लेक्शन ज़्यादा करंट देंगे, 2 एम्पियर 3 एम्पियर करंट देंगे, तो वो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने की वजह से गैल्वानोमीटर जो है वो क्या हो सकता है, उसकी जो अंदर से ये ब्रेक हो सकता है, मतलब ये करंट नहीं देगा आपको, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू एन आई बी ए डिवाइड बाई सी के इक्वल होगा, ये डिफ्लेक्शन आ गया, ठीक है। डिफ्लेक्शन या डिफ्लेक्शन कह लें या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया, किसका, कॉइल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये जो ऊपर पॉइंटर है इसको क्या कहते हैं, पॉइंटर, ठीक है। ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको रीडिंग देगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ये चीज़ है, अब अगर एंगुलर जो करंट सेंसिटिविटी है इसके ऊपर भी हमने बात करनी है, ठीक है। अब करंट से जहाँ तक आपकी बुक में दिया हुआ यार उससे वो नहीं है, लेकिन हम करंट सेंसिटिविटी को भी डिस्कस करते हैं। करंट सेंसिटिविटी ये होगी कि किसी गैल्वानोमीटर में जितना करंट दें या करंट दें उससे डिफ्लेक्शन कितनी होती है। करंट सेंसिटिविटी इक्वल होती है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। एक यूनिट करंट में, यानी कि करंट को आई करंट फ्लो कर रहा है, फिर 2 आई कर रहा है, 3 आई कर रहा है, तो तब उसमें डिफ्लेक्शन क्या होगी। मान ले आई करंट दिया तो थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, 2 आई करंट दिया 2 थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, 3 आई करंट दिया 3 थीटा डिफ्लेक्ट हुआ, यानी कि बराबर बराबर डिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसा हो तब क्या होगा, तो अब देखें उसके लिए करंट सेंसिटिविटी को एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं। करंट सेंसिटिविटी तो वो होगी थीटा, यानी कि डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन का हमने फार्मूला निकाला, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, डिफ्लेक्शन का क्या होता है, एन आई ए बी डिवाइड बाई सी आई। सी तो ये था और आई है, आई से कैंसिल होगा, तो एन ए बी डिवाइड बाई सी। तो मान ले दो हमारे पास क्या है, गैल्वानोमीटर है। एक को हमने ठीक आई करंट दिया, उसने इतना डिफ्लेक्शन शो किया, एक को आई करंट दिया, उसने इतना ज्यादा डिफ्लेक्शन शो किया। तो जिसने ज्यादा डिफ्लेक्शन शो की उसकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होगी, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होने चाहिए कॉइल के, नंबर 2 कॉइल का एरिया ज्यादा होना चाहिए, नंबर 2, नंबर 3 मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रांग करनी चाहिए, तब आपके पास जो गैल्वानोमीटर है उसकी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरे सी को हमें कम रखना होगा। व्हाट इज सी, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल कांस्टेंट किसका होता है, इस स्प्रिंग का होता है। स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, इसी तरह ये टॉर्शनल कांस्टेंट है, इसको टॉर्शनल कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये इसकी जो टॉर्शनल कांस्टेंट है ये कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होगी तो तब आपके पास करंट सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो करंट सेंसिटिविटी भी हमने देख लिया। इस तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी भी होती है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी किसकी इक्वल होती है, थीटा, देखो एंगुलर डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्ट। डिफ्लेक्शन, एंगुलर डिफ्लेक्शन का फार्मूला क्या है, थीटा की तो वैल्यू हमें पता है, थीटा किसकी इक्वल है, एन आई। देखो इसको क्या लिख सकते हैं, वी को आई आर लिख सकते हैं, ओम लॉ के मुताबिक आई आर पे लिख सकते हैं ना भैया। तो थीटा किसकी इक्वल है, ये थीटा है एन आई बी ए, तो ये क्या होगा, एन आई बी ए डिवाइड बाई क्या होगा जी, आई आर। आई से कैंसिल होगा और यहाँ पे सी भी आ जाएगा, ठीक है। एन आई से कैंसिल, यानी कि सी आ जाएगा। सी कौन सा है, ये नीचे वाला सी है, ठीक है। तो ये क्या होगा, एन बी ए डिवाइड बाई आर सी।
तो अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको वोल्टेज सेंसिटिविटी चाहिए तो आपकी रेजिस्टेंस भी कम होनी चाहिए। बाकी करंट सेंसिटिविटी वाली है, एन ज़्यादा हो तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा, बी ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा, ए ज़्यादा वोल्टेज सेंसिटिविटी ज़्यादा। आर को कम रखना होगा, रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, इस कॉइल की रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए, तब वोल्टेज सेंसिटिविटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, मैंने एक्स्ट्रा चीज़ें बताई भैया, नहीं तो आप लेक्चर देखिए पूरा, तो आपको अच्छे से समझ आने वाली है। ठीक है, मतलब कंसेप्ट में कोई ऐसी चीज़ छोड़ी नहीं है मैंने, सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।